गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स 1919 और 1935। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? स्कूल की हिस्ट्री की किताबें, बोरिंग तारीखें और मुश्किल से सेक्शंस, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम इसे सिर्फ कानून के सूखे पन्नों की तरह ना देखें, बल्कि इसे हमारे इतिहास की सबसे ड्रामेटिक, इमोशनल और हाँ, मसालेदार कहानियों में से एक की तरह समझें। एक ऐसी कहानी जिसमें धोखा है, विश्वासघात है, आंसू हैं और एक जबरदस्त जुनून भी। हाँ, मानता हूँ कि ये एक्ट्स थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। बहुत लोगों के लिए तो ये सब एक खिचड़ी जैसा लगता है, पर आज हम इसे एक कहानी की तरह समझेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें जब एक दर्दनाक चैप्टर सामने आएगा तो शायद गुस्सा भी आए, और जब हम ये समझेंगे कि हमारे पूर्वजों ने उसी दर्द से अपनी ताकत कैसे बनाई, तो गर्व भी महसूस होगा। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1919 से। उस दौर में भारत में क्रांति की आग फैल रही थी। ब्रिटिश सरकार बुरी तरह डरी हुई थी। उन्हें लगा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। तो उन्होंने भारतीयों को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की। इसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। कहा गया कि इसका मकसद भारत में धीरे धीरे एक जिम्मेदार सरकार बनाना है। पर क्या यह सच था या ये एक बहुत बड़ा धोखा था? इस पूरे एक्ट का जो दिल था ना, वो था डायरकी यानी द्वैध शासन। प्रांतों में एक बहुत ही अजीब सिस्टम शुरू किया गया, जिसका मतलब था दो लोगों का राज। चलिए देखते हैं कि यह सिस्टम असल में एक धोखा कैसे था। देखिए हुआ क्या। प्रांतों के जो भी विषय थे उन्हें दो लिस्ट में बांट दिया। एक लिस्ट थी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स की, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि। ये दे दिए गए भारतीय मंत्रियों को। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अब दूसरी लिस्ट देखिए, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। इसमें थे फाइनेंस, कानून व्यवस्था, पुलिस और लैंड रेवेन्यू, यानी सारे के सारे जरूरी और पावर वाले विभाग। और ये किसने अपने पास रखे? ब्रिटिश गवर्नर ने, जो किसी के प्रति जवाबदेह भी नहीं थे। मतलब साफ था, असली ताकत अंग्रेजों ने अपनी मुट्ठी में ही रखी। तो भारतीय मंत्रियों को वो विभाग मिले जहां ना तो पैसा था और ना ही कोई असली पावर। ये मानो शक्ति के बिना जिम्मेदारी वाली बात थी। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो नतीजे दें, लेकिन उनके पास बदलाव लाने का कोई अधिकार ही नहीं था। ये था इस एक्ट का सबसे बड़ा विश्वासघात। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस धोखे का नतीजा क्या हुआ। 1919 के एक्ट में एक शर्त थी कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा के लिए एक कमीशन बनेगा। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आया। अंग्रेजों ने 10 साल का इंतजार भी नहीं किया। 1927 में ही, यानी टाइम से 2 साल पहले, सर जॉन साइमन के अंडर एक कमीशन बना दिया। और जब 3 फरवरी 1928 को ये कमीशन भारत पहुंचा, तो उसका स्वागत साइमन गो बैक के नारों से हुआ। पूरा देश गुस्से में था। लेकिन इतना गुस्सा क्यों था? इस गुस्से की वजह थी ये संख्या 0। जी हां, 0, 0 भारतीय सदस्य। भारत के भविष्य का फैसला करने के लिए जो कमीशन भेजा गया, उसमें एक भी भारतीय नहीं था। सोचिए, ये पूरे देश के स्वाभिमान पर एक सीधा हमला था, और इस अपमान ने पूरे देश में विरोध की आग लगा दी। और इसी विरोध के दौरान एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। पंजाब में महान नेता लाला लाजपत राय, जिन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता था, उन पर पुलिस ने बेरहमी से लाठियां बरसाईं, और कुछ ही दिनों बाद उन्हीं चोटों की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले उनके कहे ये शब्द इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इसने स्वतंत्रता संग्राम में एक नई जान फूंक दी और ब्रिटिश सरकार की नींव हिलाकर रख दी। अब आता है कहानी का अगला और सबसे जरूरी अध्याय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसे एक बहुत बड़े सुधार की तरह पेश किया गया, लेकिन यह भी एक जाल ही था, बस पहले वाले से ज्यादा बड़ा और ज्यादा, कह सकते हैं, खूबसूरत। इसे अक्सर हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। पर क्यों? चलिए देखते हैं। इस एक्ट ने कई बड़े बदलाव किए। इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव रखा, प्रांतों से डायरकी को खत्म कर दिया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतीय स्वायत्ता दी। लेकिन एक खेल कर दिया, डायरकी को अब सेंटर में लागू कर दिया। साथ ही इसी एक्ट से आरबीआई और एक फेडरल कोर्ट की भी स्थापना हुई। कागज पर तो यह सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन असली कहानी कुछ और थी। ये जो प्रांतीय स्वायत्ता थी, वो एक छलावा थी, एक भ्रम था। हाँ, प्रांतों को स्वशासन का अधिकार मिला, लेकिन गवर्नर के पास अभी भी वीटो पावर और स्पेशल पावर्स थीं।
वो जब चाहे किसी भी सरकार को भंग कर सकता था। मतलब सत्ता भारतीयों को दी तो गई, लेकिन उसकी चाबी आज भी अंग्रेजों के ही हाथ में थी। एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से वापस ले लिया। पावर्स को सेंटर और प्रांतों के बीच 3 लिस्ट में बांटा गया, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हमारे संविधान में है। लेकिन जो विषय इन तीनों में से किसी में नहीं थे, यानी बची खुची शक्तियां, वो किसको दी गई? वाइसरॉय को। एक बार फिर आखिरी कंट्रोल अंग्रेजों के ही पास रहा। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये दोनों एक्ट इतने खराब थे, इतने दोषों से भरे थे, तो हम आज इनकी बात कर ही क्यों रहे हैं? इनका महत्व क्या है? और यहीं इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना और खूबसूरती सामने आती है। इन एक्ट्स की एक ऐसी विरासत थी जिसके बारे में शायद अंग्रेजों ने कभी सोचा भी नहीं था। चलिए एक बार दोनों एक्ट्स की धोखे की तुलना करते हैं। 1919 के एक्ट ने दी शक्ति के बिना जिम्मेदारी और 1935 के एक्ट ने दिया शक्ति का भ्रम। दोनों का मकसद एक ही था, कंट्रोल अपने हाथ में रखना। लेकिन इस सब में एक बहुत बड़ी आयरनी छिपी थी। जिन ढांचों को, जिन सिस्टम्स को भारत को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, अनजाने में उन्हीं सिस्टम्स ने भारतीय नेताओं को सरकार चलाने का, प्रशासन का पहला प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया। 1935 के एक्ट ने अपनी तमाम कमियों के बावजूद अनजाने में ही स्वतंत्र भारत के संविधान के लिए एक खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। डायरकी की असफलता ने हमें एक सबक सिखाया। फेडरल स्ट्रक्चर, शक्तियों का विभाजन, बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी 2 सदनों वाली विधायिका, ऐसी कई चीजें थीं जिन्हें बाद में हमने अपने संविधान में शामिल किया। अंत में यही कहा जा सकता है कि ब्रिटिशों ने एक ऐसा जाल बिछाया जो अनजाने में उनके अपने ही शासन के अंत का कारण बन गया। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिसे चलाने की ट्रेनिंग भारतीयों को मिल गई और आखिरकार भारतीयों ने उसी मशीन का इस्तेमाल करके उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या धोखे, कंट्रोल और सत्ता के इस खेल में ब्रिटिशों ने अनजाने में भारत की नियति को आकार दिया और अपने ही पतन की कहानी लिख दी? ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े जाल भी ऐसे नतीजे दे सकते हैं जिनकी उम्मीद किसी ने नहीं की होती।